नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन क्लास 8 की हिस्ट्री के अंदर आपके फर्स्ट चैप्टर के टेस्ट आंसर की बात कर रहे थे। टेस्ट मैंने आपकी प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर दिया था। आज उसके संदर्भ में आंसर शीट की बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक कक्षा 8 हमारे अतीत भाग 3 की जो पुस्तक है उसकी पहले अध्याय का टेस्ट अपन ने सफलतापूर्वक अपलोड किया था और आपकी क्लासें भी लक्ष्य क्लासेस बालोत्रा की यूट्यूब चैनल के ऊपर दी हुई है। तो चलो देखते हैं। ओके, चलिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने, तो ये 1773 के अंदर। उसके बाद में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब किसने लिखी, तो ये जेम्स मिल ने लिखी थी। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था, तो 3 कालखंडों में बांटा था। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आपने इन 5 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही तरीके से दिया होगा। आगे देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो छठा रिक्त स्थान है वो क्या पूछ रहा है कि जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब जगह खाली जगह देके कब लिखी। तो इसके अंदर जो अपनी राइट होगा वो होगा छठे प्रश्न के अंदर जो आपका राइट ऑप्शन है, जो राइट जगह है उसका नाम है 1817। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, सन 1773 में, सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने, कौन गवर्नर जनरल बने। तो जो सातवां प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में आठवां प्रश्न, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम और आठवीं जगह में और कौन से भाग में बांटा था, तो वो बांटा था ब्रिटिश। तो आठवीं खाली जगह में आ जाएगा ब्रिटिश। ठीक है, उसके बाद में है खाली जगह, भारत के आखिरी वॉइस राय थे। तो आखिरी वॉइस राय कौन थे, तो 9वें की जो खाली जगह है उसमें आएगा लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, तो यहाँ पास इसमें आ जाओ। तो छठा भी हो गया, उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल सही तरीके से इनका जवाब दिया होगा। उसके बाद में है छठा के बाद में 9वें तक हो गए। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम और ईसाई 3 कालखंडों में बांटा था। नहीं, सही और गलत बताना है। तो ये आपका गलत है। यहाँ ईसाई की जगह क्या आएगा, ईसाई की जगह आएगा ब्रिटिश। ठीक है ना। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। नहीं, गलत बात। उसके बाद में अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण करना जरूरी है। यस, जेम्स मिल न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। न्यूजीलैंड के नहीं थे, स्कॉटलैंड के थे। तो ये भी गलत। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताओ। तो देखो, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है बताओ, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जो आपका 14वां क्वेश्चन है उसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऑप्शन उसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में है 15वां क्वेश्चन, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 15वां क्वेश्चन है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन काल खंडों में बांटा। तो देखो, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन 3 काल खंडों में बांटा। तो लिखते हैं अपन आपके इस प्रश्न का आंसर। कौन सा प्रश्न है, 15वां प्रश्न है ना, प्रश्न संख्या 15। 3 कालखंड कौन कौन से थे, पहला था आपका हिंदू, दूसरा था मुस्लिम, और तीसरा दो था वो था ब्रिटिश। इनके पीछे चाहे तो आप इतिहास इतिहास लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है आपका
16वां क्वेश्चन कि जनगणना के जरिए कौन सी जानकारियां एकत्र की जा सकती है। तो देखो जनगणना के जरिए कौन सी जानकारियां एकत्र की जा सकती है। तो देखो भाई जनगणना के जरिए अपन 16% की बात करें तो जनगणना के जरिए कौन कौन सी जानकारियां एकत्र की जा सकती है। तो देखो सबसे पहली जो जानकारी है वो है आपके अ, कर। दूसरी आपकी बात करूं तो भूमि संपदा, भूमि संपदा। और तीसरी बात करूं तो अपने हो जाएगी संसाधन। चौथी बात करूं तो हो जाएगी जनसंख्या। ठीक है ना। इस तरीके से इसकी जो जानकारी है वो इकट्ठी की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद में 17वां प्रश्न है कि अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है। केवल सरकारी कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप इसमें इस तरीके से लिखोगे कि अधिकृत रिकॉर्ड से, पूरा 17वां प्रश्न आगे लिखो, मैं केवल आंसर ही लिख रहा हूँ। अधिकृत रिकॉर्ड से हमें केवल, इतना लिखने के बाद में आगे लिखोगे, अधिकृत रिकॉर्ड से हमें केवल केवल सरकारी कार्यों की जानकारी, सरकारी कार्यों की जान सरकारी कार्यों की जानकारी के बारे में पता चलता है। ठीक है। उसके बाद में अभिलेखागार, एक मिनट रुकना। सरकारी कार्यों की जानकारी मिलती है। उसके बाद में देखो 18वां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने, देखो तो मैं वापस इसके अंदर आऊँ, आपको बता दूं कि अपन ने 14वां कर दिया, 15वां, 16वां, 17वां, अब अपना 18वां करेंगे। और ऊपर ये तो सारे कर ही चुके। ठीक है। तो 18वें प्रश्न को देखो कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के क्या किया। तो 18वें के अंदर लिखो, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए, अभिलेखागार, इतनी पूरी लाइन लिखोगे आप, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार व संग्रहालय, अभिलेखागार, संग्रहालय, संग्रहालय के निर्माण करवाए, जैसे भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली। ठीक है। इस तरीके से। उसके बाद में 19वां है कि इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वो पुलिस रिपोर्ट से किस तरह भिन्न है। तो इस प्रश्न का आंसर मैं आपको अभ्यास प्रश्न में करवा चुका हूँ, तो वापस नहीं करवाऊंगा क्योंकि अभ्यास प्रश्न के अंदर आप इसका आंसर देख चुके हैं। उसके बाद में 20वां प्रश्न है कि औपनिवेशीकरण क्या होता है। तो देखो औपनिवेशीकरण का अर्थ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, इधर देखो। हाँ ये दिख रहा है, ये ये कि औपनिवेशिक युग से तात्पर्य अंग्रेजों द्वारा भारत को गुलाम बनाकर भारत पर शासन करना एक औपनिवेशिक युग था, जो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से शुरू होता है तथा लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हुआ। जब किसी देश पर अन्य देश के दबाव में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो आपका 20वां प्रश्न भी हो गया। उसके बाद में आपका 21वां और 22वां प्रश्न है। देखो सर्वेक्षण क्या होता है। तो देखो सर्वेक्षण का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। नॉर्मली मैं यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर दूं कि भाई सर्वेक्षण होता क्या है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि जो आपका 21वां प्रश्न है, देखो सर्वेक्षण होता क्या है। सर्वेक्षण का मतलब होता है
जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाया गया तरीका, अपनाया गया तरीका सर्वेक्षण कहलाता है। और 19वीं सदी के आखिर में कौन कौन से सर्वेक्षण हुए? तो देखो 19वीं सदी के आखिर के अंदर कौन कौन से सर्वेक्षण हुए? जैसे सबसे पहला सर्वेक्षण हुआ वो हुआ जनसंख्या का सर्वेक्षण, ठीक है, जनसंख्या सर्वेक्षण, जनसंख्या सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण, ठीक है, खनिज संसाधन सर्वेक्षण, खनिज संसाधन सर्वेक्षण, ठीक है। और कौन से लिख सकते हो आप? और क्या देखो, वो भाई शिक्षा संबंधित भी सर्वेक्षण हुआ था बाद में कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षा संबंधी सर्वेक्षण, शिक्षा संबंधी सर्वेक्षण। तो इस तरीके से उसके बाद में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था क्या होती है? तो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के अंदर वापस यही पूरी जानकारी आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के अंदर पूरी वही जानकारी आएगी। और उसके बाद में है कि औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में प्रशासन अभिलेख किस प्रकार से तैयार किए करते थे या तैयार किए जाते थे। तो इसके अंदर प्रशासन जो औपनिवेशिक व्यवस्था होती है उसके अंदर प्रशासन जो लोग शासन कर रहे हैं उन्हीं के अनुसार तैयार होता था, वो उनकी मन मर्जी के अकॉर्डिंग ही तैयार होता था। जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है ना, तो औपनिवेशिक जब युग चल रहा था तब अंग्रेज जिस तरीके से चाह रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे शासन व्यवस्था कायम हो रही थी, ठीक है। तो ये आपका 8वें अध्याय का पहला जो टेस्ट है उसकी आंसर शीट पूर्णतः कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे आपके दूसरे अध्याय में, तब तक के बाय बाय, ठीक है। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो लिंक है आपके जितने भी फ्रूड है जो फ्रेंड है, ठीक है ना, जितने भी क्लासमेट फ्रेंड है उनको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, ठीक है।